हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है थॉमसन स्कैटरिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय अ फ्री चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर आप आज का टॉपिक समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस वीडियो की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उस लेक्चर में जो हमने टर्म्स डिस्कस की थी, जैसे कि डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और भी कुछ एक दो फॉर्मूला डिस्कस किए थे, वो फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर डायरेक्ट यूज होंगे। तो अगर आपको आज का टॉपिक अच्छे से ग्रैस्प करना है तो सबसे पहले आपको उन फॉर्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। इस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं थॉमसन स्कैटरिंग, जिसमें हमने पढ़ना है स्कैटरिंग ऑफ प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय अ फ्री चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या कंसिडर करना होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिडर करनी होगी, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अलोंग ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अलोंग है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्लेन पोलराइज्ड वेव है। इसका मतलब ये है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो एक ही डायरेक्शन के अलोंग वाइब्रेट करेगा, और वो डायरेक्शन होगी हमारे पास एक्स एक्सिस। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट ही वाइब्रेट करेगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक फ्री चार्ज Q के ऊपर इंसिडेंट करवा देते हैं। इस चार्ज का मास m है। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, ये चार्ज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या करेगा, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से ये चार्ज जो है वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी, जिसकी वजह से ये चार्ज जो है वो ऑसिलेटिंग डायपोल की तरह बिहेव करेगा, और ऑसिलेटिंग डायपोल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रेडिएट करता है, एमिट करता है। तो होगा क्या, ये चार्ज जो है मींस जो ऑसिलेटिंग डायपोल अब जो बन गया है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्या करेगा, री एमिट करेगा। हम मान लेते हैं कि जो OP है हमारे पास, ये हमारे पास P पॉइंट है, ये हमारे पास O पॉइंट है। ये OP जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहां पर हमारे पास जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है यहाँ पर हमारे पास, वो हमारे पास फाई है। फाई हमारे पास एंगल ऑफ स्कैटरिंग है। अगर हम P पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा एरिया एलिमेंट DA कंसिडर कर ले, और ये एरिया एलिमेंट DA जो है वो क्या करेगा, इस ओरिजिन O पर सॉलिड एंगल D ओमेगा सबटेंड करेगा। और यहाँ पर ये जो हमारे पास थीटा एंगल है वो कौन सा एंगल है, ये वो एंगल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वाइब्रेशंस बना रही हैं, किसके साथ, डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशंस के साथ। ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट हो रहा है। जो थीटा एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस एंड डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशंस। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो थीटा प्लस फाई जो है वो 90 डिग्री होगा, और थीटा की वैल्यू जो है वो 90 माइनस फाई हो जाएगी, क्योंकि इसका हम आगे यूज करेंगे। और ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है DA, जो ये सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है O पॉइंट पर D ओमेगा, अगर हमने उसे फाई की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, स्कैटरिंग एंगल की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो उसे हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 पाई साइन फाई D फाई।
इसे अब अभी इसी टॉपिक के लिए आप इसको याद रखेंगे कि अगर हमें डी ओमेगा को फाई के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इस रिजल्ट का यूज हम लास्ट में करेंगे जब आप अपनी डेरिवेशन के एंड में पहुंचेंगे। तो स्टूडेंट्स डायग्राम तो आपको ये बनाना है, और साथ के साथ एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जो ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस है वो यहाँ पर हमारे पास आर है, जहां पर जो हमारा आर वेक्टर होगा वो हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स डायग्राम आप ये बनाएंगे, इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स आप ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप हेडिंग बनाएंगे थॉमसन स्कैटरिंग, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय अ फ्री चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन। Let a plane polarized electromagnetic wave is traveling in positive z direction in which electric field vector E vector is vibrating in x direction is incident on a free particle of mass m and charge q। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिडर करेंगे जो कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अलोंग ट्रेवल करेगी, और ये एक प्लेन पोलराइज्ड वेव होगी, मींस इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग ही वाइब्रेट करेगा, और वो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन होगी हमारे पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की एक्स एक्सिस। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम इंसिडेंट करवाएंगे एक फ्री पार्टिकल के ऊपर जिसका चार्ज है q और इसका मास है हमारे पास m। लेट v वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहले ये चार्ज पार्टिकल जो है वो रेस्ट में था, बट जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ इंटरेक्ट करेगा तो होगा क्या, ये पार्टिकल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से ये पार्टिकल जो है वो मोशन में आ जाएगा और अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, और ये ऑसिलेशन करेगा विद वेलोसिटी v वेक्टर। और आप ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर v वेक्टर होगा वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत बहुत कम होगा, मींस यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा वो नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन होगा। अगर v वेक्टर लेस देन c है तो v वेक्टर बाय c जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। इस चीज का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका हम यूज करेंगे अभी। लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज q इज गिवन बाय, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मूव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, साथ के साथ वो परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो उसके ऊपर एक लॉरेंस फोर्स एक्ट करती है जिसका एक्सप्रेशन होता है F वेक्टर इज इक्वल टू q e वेक्टर प्लस v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। बट प्लेन वेव के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है E वेक्टर वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B वेक्टर से इस तरह से रिलेटेड होता है, B वेक्टर इज इक्वल टू n कैप क्रॉस E वेक्टर बाय C। n कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी। तो इस B वेक्टर की जगह हम ये पुट कर सकते हैं यूजिंग 2 in 1 वी गेट F वेक्टर इज इक्वल टू q E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की जगह हम लिख रहे हैं n कैप क्रॉस E वेक्टर बाय C। इस C को आप V वेक्टर के नीचे लिख दो। F वेक्टर विल बी इक्वल टू q E वेक्टर प्लस V वेक्टर बाय C क्रॉस n वेक्टर n कैप क्रॉस E वेक्टर। तो स्टूडेंट्स अभी आपको बताया था कि यहाँ पर V वेक्टर बाय C जो है वो लेस देन 1 है। ये टर्म जो है वो बहुत छोटी है 1 से। तो ये जो सेकेंड टर्म है इस ब्रैकेट में, ये इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि v वेक्टर बाय c जो है वो लेस देन 1 है। तो आपके पास f वेक्टर क्या रह जाएगा, f वेक्टर रह जाएगा सिर्फ आपके पास q इंटू e वेक्टर। ये टर्म जो है वो बहुत छोटी होगी, इसे हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो f वेक्टर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू q e वेक्टर। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन होगी। रीजन हमने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि v वेक्टर बाय c जो है वो लेस देन 1 है। तो स्टूडेंट्स हमने इस टॉपिक में करना क्या है, किसी भी स्कैटरिंग फिनोमेना को हम कैरेक्टराइज करते हैं बाय 2 स्कैटरिंग पैरामीटर जो कि होते हैं डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। हमें थॉमसन स्कैटरिंग के लिए क्या करना है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना है। तो उसको प्रोसीड करने के लिए जो डेरिवेशन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, जो पार्टिकल है वो मोशन में आ गया है, अब ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, और ऑसिलेटिंग मोशन जो है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो यहाँ पर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। F वेक्टर इज इक्वल टू m a वेक्टर, और a वेक्टर को हम लिख सकते हैं
double time derivative of displacement, that is d2r vector by dt square. So f vector will be equal to m d2 r वेक्टर बाय dt स्क्वायर. ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी. ये हमने यहाँ पर अप्लाई किया है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ये भी f वेक्टर की वैल्यू है, ये भी f वेक्टर की वैल्यू है. सेम पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही हैं दोनों फोर्सेस, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं. कंपेयरिंग 3 and 4, यहां से f वेक्टर की वैल्यू है QE वेक्टर और यहां से f वेक्टर की वैल्यू है m d2r वेक्टर बाय dt स्क्वायर. तो यहां से d2r वेक्टर बाय dt स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी q बाय m e वेक्टर. ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी. बट प्लेन वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एक्सप्रेशन होता है उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये वेव जो है वो जेड डायरेक्शन के अलोंग ट्रेवल कर रही है. तो इसको हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट वेक्टर ई की पावर आइटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी. ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी. अब यहाँ पर ई नॉट वेक्टर जो है वो यहाँ पर एम्पलीट्यूड है किसका, ई वेक्टर का. तो स्टूडेंट्स इस ई वेक्टर की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे और आगे की डेरिवेशन प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर. तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ई वेक्टर की वैल्यू को सिक्स्थ इक्वेशन से उठाकर फिफ्थ में डालेंगे. तो आप लिखेंगे यूजिंग 6 in 5 वी गेट d2r वेक्टर बाय dt स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू q बाय m. यहाँ पर ई वेक्टर था और ई वेक्टर की वैल्यू हमारे पास ये थी सिक्स्थ इक्वेशन में, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं. ई नॉट वेक्टर ई की पावर आइटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी. ये हमारी सेवंथ इक्वेशन होगी. देखिए स्टूडेंट, स्टार्टिंग में आपको बता दिया गया था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है जो इंसिडेंट हो रही है चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो प्लेन पोलराइज्ड वेव है, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है. तो ई नॉट वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ई नॉट वेक्टर को हम लिख सकते हैं ई नॉट आई कैप. आई कैप हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को लिखा है. इससे ये पता चल रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है और जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो खुद जेड डायरेक्शन के अलोंग ट्रेवल कर रही है. तो उसके जो वेव वेक्टर है के वेक्टर, उसे हम कैसे लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं k इंटू के कैप. के कैप यहाँ पर जेड एक्सिस के अलोंग का यूनिट वेक्टर है. तो प्रोपोगेशन वेक्टर या वेव वेक्टर के वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है. तो अगर हम के वेक्टर डॉट आर वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमें क्या मिलेगा, के वेक्टर की जगह हमने लिख दिया के इंटू के कैप डॉट आर वेक्टर को हम कैसे लिखा था स्टार्टिंग में, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने पर आपको क्या मिलेगा, के कैप डॉट के कैप 1 हो जाएगा और कैपिटल के जेड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो के वेक्टर डॉट आर वेक्टर विल बी इक्वल टू के जेड. तो इसे हम देते हैं एट्थ इक्वेशन. यहां से लेके यहां तक एट्थ इक्वेशन है. तो एट्थ इक्वेशन में जो भी हमें रिजल्ट्स मिले हैं वो हम यूज करेंगे सेवंथ इक्वेशन में. तो आप लिखेंगे यूजिंग 8 in 7 वी गेट d2 बाय dt स्क्वायर. इस r वेक्टर को हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख देते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप दैट विल बी इक्वल टू q बाय m. ई नॉट वेक्टर को हम लिख रहे हैं ई नॉट आई कैप, साथ में है हमारे पास e की पावर आइटा. के वेक्टर डॉट आर वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आई है के जेड माइनस ओमेगा टी. तो स्टूडेंट्स इसको डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिलेगा d2x बाय dt स्क्वायर आई कैप प्लस d2y बाय dt स्क्वायर जे कैप प्लस d2z बाय dt स्क्वायर के कैप दैट विल बी इक्वल टू q e नॉट बाय m e की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी. और इस आई कैप को हमने सबसे लास्ट में लिख दिया. अब हम दोनों तरफ कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं आई कैप जे कैप एंड के कैप के. कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप ऑन बोथ साइड्स वी गेट. तो यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट है d2x बाय dt स्क्वायर और यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट है हमारे पास ये. तो आपको मिल जाएगा इक्वल टू q बाय m ई नॉट ई की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी. इसे नाइन्थ इक्वेशन दे देते हैं. इधर जे कैप का कोफिशिएंट है d2y बाय dt स्क्वायर और इधर जे कैप का कोफिशिएंट नहीं है तो इक्वल टू में 0 आ जाएगा. यहाँ पर के कैप का कोफिशिएंट है d2z बाय dt स्क्वायर और यहाँ पर के कैप का कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा. तो ये इन इक्वेशन से हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है, d2y बाय dt स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. अगर हम y का y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट का डबल टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो ये हमें y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन देता है. इसका मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा
वाई एक्सिस में वो 0 होगा आफ्टर इंटरेक्टिंग विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी प्रकार से d2z बाई dt स्क्वायर इक्वल टू 0 है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है z कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, मींस z एक्सिस के अलोंग भी चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में नॉन जीरो आ रहा है? हमारे पास x डायरेक्शन में 0 आ रहा है। d2x बाई dt स्क्वायर जो है वो x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगी तो वो उसे एक्स एक्सिस में ही एक्सेलरेशन इंपार्ट करेगी, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल जो है वो एक ऑसिलेटिंग डायपोल की तरह बिहेव करेगा और ऑसिलेटिंग डायपोल कैरीज डायपोल मोमेंट। अब हमें उसी डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर, पहले इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं 9th इक्वेशन का। द सोल्यूशन ऑफ 9 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग इट 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम t एंड इज गिवन एज। जब आप इस इक्वेशन को 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और जो x की वैल्यू मिलेगी आपको वो कुछ इस तरह से मिलेगी, x विल बी इक्वल टू माइनस क्यू ई नॉट बाई एम ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस ओमेगा है तो यहाँ पर जब t के रिस्पेक्ट में इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो एक तो माइनस साइन हमें देखने को मिलेगा और नीचे यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर देखने को मिलेगा, और साथ में e की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। इसका 2 बार इंटीग्रेशन करके आप खुद देख सकते हैं कि जो आपको x की वैल्यू होगी वो इस प्रकार से देखने को मिलेगी। ये हमारे पास 10th इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल after interacting with electromagnetic wave along x direction. The magnitude of dipole moment p vector of the oscillating charge q is given by, क्योंकि अब चार्ज पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट आ चुकी है x डायरेक्शन में तो इसका डायपोल मोमेंट भी होगा, और उस डायपोल मोमेंट p वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा p वो क्या होगा हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज q इंटू x। यहाँ पर हमारे पास ये 11th इक्वेशन होगी। तो इस x की वैल्यू जो हमने फाइंड की है 10th इक्वेशन में वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। यूजिंग 10 इन 11 वी गेट डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड p इज इक्वल टू q इंटू x की वैल्यू आपने उठा के ये पूरी की पूरी पुट कर दी, q इंटू q स्क्वायर हो जाएगा। सो p विल बी इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर ई नॉट बाई एम ओमेगा स्क्वायर e की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी। ये एक कांस्टेंट टर्म है, इसे हम p नॉट से रिप्लेस करेंगे। सो p विल बी इक्वल टू माइनस p नॉट e की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी, जहां पर p नॉट जो है वो क्यू स्क्वायर ई नॉट बाई एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, और पी नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट p। ये हमारी 12th इक्वेशन होगी। अब जो ऑसिलेटिंग डायपोल है जो फॉर्म हुआ है आफ्टर इंटरेक्शन विद इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रेडिएट करेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एनर्जी कैरी करती हैं। तो उस ऑसिलेटिंग डायपोल के द्वारा एवरेज एनर्जी कितनी रेडिएट होगी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, वो हमें कौन बताता है? वो हमें बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। वो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा यहाँ पर? द एवरेज एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया बाय ऑसिलेटिंग डायपोल इज। जो ऑसिलेटिंग डायपोल फॉर्म हुआ है यहाँ पर वो एवरेज एनर्जी कितना रेडिएट करेगा पर सेकंड पर यूनिट एरिया, वो हमें कौन बताता है? बाय डेफिनेशन पॉइंटिंग वेक्टर होता है हमारे पास एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ये चीज आप ध्यान में रख लीजिए, बहुत बार यूज होता है ये। यहाँ पर S विल बी इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर पी नॉट स्क्वायर बाय 8 पाई सी क्यूब आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला को भी हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं जब हमने रेडिएशंस फ्रॉम एन ऑसिलेटिंग डायपोल डिस्कस किया था, 4 पार्ट्स में डिस्कस किया था, और लास्ट पार्ट में हमारे पास ये फॉर्मूला जो है वो निकल के आया था। जो एवरेज एनर्जी रेडिएट होती है पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑसिलेटिंग डायपोल के द्वारा, वो यहाँ पर ये होती है, जहाँ पर थीटा जो है वो क्या था? ये एंगल था किस किस के बीच में? डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ स्कैटर रेडिएशंस के बीच में। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक तो इसके सबस्क्रिप्ट में हमें क्या लिखना होगा? ये जो एनर्जी रेडिएट हो रही है ये स्कैटर रेडिएशंस के द्वारा है, तो उसे शो करने के लिए हम यहाँ पर SR लगा देते हैं। ये है हमारे पास एवरेज एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया बाय द स्कैटर रेडिएशंस, जो कि ऑसिलेटिंग डायपोल एमिट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर P0 की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने ये फाइंड की है, और आगे की डेरिवेशन प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने
12th और 13th इक्वेशन तक डिराइव कर लिया था। 13th इक्वेशन हमने ये नहीं लिखी थी, यहाँ पर हमने ओमेगा स्क्वायर लिख दिया था, एक्चुअली यहाँ पर ओमेगा की पावर 4 आएगा। पिछले सेक्शन में आप ये करेक्शन कर लीजिएगा। जो एवरेज एनर्जी रेडिएट होती है पर सेकंड पर यूनिट एरिया बाय ऑसिलेटिंग डायपोल, उसके एक्सप्रेशन में यहाँ पर ओमेगा की पावर 4 आती है, ना कि ओमेगा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस पी नॉट की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 12 इन 13 वी गेट SSR इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओमेगा की पावर 4। पी नॉट की वैल्यू हमारे पास है क्यू स्क्वायर ई नॉट बाय एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे हमारे पास है 8 पाई सी क्यूब आर स्क्वायर, साथ में साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओमेगा की पावर 4, क्यू स्क्वायर बन जाएगा क्यू की पावर 4 ई नॉट स्क्वायर बाय एम स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 बन जाएगा 8 पाई सी क्यूब आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। SSR इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में हमारे पास है 8 पाई सी क्यूब आर स्क्वायर एम स्क्वायर, ऊपर है क्यू की पावर 4 ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी 14th इक्वेशन आ गई। हमने डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना है, और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है उसका फॉर्मूला जो है वो क्या निकल के आ रहा था, वो निकल के आ रहा था d sigma by d omega. It is the representation of differential scattering cross section that will be equal to SSR by SIR R square. SSR क्या है, ये है एवरेज एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया बाय द स्कैटर्ड रेडिएशंस, और ये क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास एवरेज एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास इंसिडेंट एनर्जी जो पर सेकंड पर यूनिट एरिया चार्ज पार्टिकल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से SIR से, साथ में R स्क्वायर। इस फॉर्मूला की कंप्लीट डेरिवेशन आपको पिछले लेक्चर में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो SSR तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, हमें SIR फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, प्लेन वेव के लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है पॉइंटिंग वेक्टर का, वो क्या होता है हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ E वेक्टर एंड H वेक्टर। SIR निकालना है तो यहाँ पर IR लिख देते हैं। ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है। अगर हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना हो SIR को तो कैसे लिखेंगे, SIR विल बी इक्वल टू, यहाँ पर E वेक्टर और H वेक्टर की हमें RMS वैल्यूज लेनी होंगी जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे इस वेक्टर के। SIR इज इक्वल टू ERMS क्रॉस HRMS, और ERMS को हम लिख सकते हैं E नॉट बाय स्क्वायर रूट 2, और HRMS को लिख सकते हैं H नॉट बाय स्क्वायर रूट 2। जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू के साथ इस तरह से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर SIR आ गया हमारे पास E नॉट H नॉट बाय 2, ये हमारी 16th इक्वेशन होगी। अब H नॉट और E नॉट में ये रिलेशन होता है जो आपको याद रखना है, H नॉट इज इक्वल टू C एप्सिलॉन नॉट E नॉट, ये हमारी 17th इक्वेशन होगी। यहाँ पर H नॉट की वैल्यू पुट कर दो तो आपको मिलेगा यूजिंग 17 इन 16 वी गेट SIR इज इक्वल टू E नॉट H नॉट की वैल्यू हमारे पास है C एप्सिलॉन नॉट E नॉट, और नीचे हमारे पास 2 है। तो SIR की वैल्यू आ गई हमारे पास हाफ C एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, ये हमारी 18th इक्वेशन होगी। तो SIR भी हमें मिल चुका है, SSR भी हमें मिल चुका है। तो इनकी वैल्यूज 14th और 18th इक्वेशन से उठाकर 15 में डाल दो। तो आप लिखेंगे यूजिंग 14 एंड 18 इन 15 वी गेट d सिग्मा बाय d ओमेगा इज इक्वल टू SSR हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की पावर 4 E नॉट स्क्वायर बाय 8 पाई सी क्यूब आर स्क्वायर एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास है SIR जिसकी वैल्यू है हमारे पास हाफ C एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर और मल्टीप्लाई में R स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो आप R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल करेंगे, फिर E नॉट स्क्वायर से इस E नॉट स्क्वायर को कैंसिल करेंगे। ये डिनोमिनेटर वाला 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में यहाँ पर, और ये 2 जो है इस 8 को काट सकते हैं, 4 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए Q की पावर 4 आ गया, उसके बाद 4 4 जा 16 हो गया, पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर हो गया। ये एप्सिलॉन नॉट इस एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई होगा तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आ जाएगा, एम स्क्वायर आ गया। ये C जो है जब C क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो C की पावर 4 आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो d सिग्मा बाय d ओमेगा हमारे पास, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m c स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको यही टर्म्स मिलने वाली हैं, मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम पुट कर देते हैं r नॉट
डी सिग्मा बाय डी ओमेगा इज इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जहां पर आर नॉट क्या है हमारे पास क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एमसी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है? जब आप बोहर मॉडल से इलेक्ट्रॉन की रेडियस निकालते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में तो उसका एक्सप्रेशन भी यही निकल के आता है और इसे हम बोलते हैं क्लासिकल इलेक्ट्रॉन रेडियस, दैट इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर्स ऑर्बिट। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये क्लासिकल इलेक्ट्रॉन रेडियस को डिनोट कर रहा है, जहां पर Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर हम यहाँ पर Q की वैल्यू पुट कर दें 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दें, c वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू पुट कर दें, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दें, पाई की वैल्यू पुट कर दें, तो हमें r नॉट की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2.8 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रेडियस होती है जो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में, उसका ऑर्डर जो है वो 10 की पावर -15 मीटर होता है। तो स्टूडेंट्स इसको हम फाई की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है इन टर्म्स ऑफ थीटा। अगर आपको इसको फाई के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, स्कैटरिंग एंगल के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करेंगे? स्टार्टिंग में आपको बताया था कि थीटा प्लस फाई जो है वो 90 डिग्री था, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस फाई हो जाएगा। तो इस थीटा की जगह 90 माइनस फाई पुट कर दो, साइन 90 माइनस फाई होता है हमारे पास कॉस। तो यहाँ पर डी सिग्मा बाय डी ओमेगा हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा आर नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। तो ये आ गया हमारे पास डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फाइनल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ स्कैटरिंग एंगल फाई। इसी एक्सप्रेशन को हम दे देते हैं 19th इक्वेशन। इसी एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हम टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर थॉम्सन स्कैटरिंग फाइंड आउट करने के बाद अब बारी है सेकंड स्कैटरिंग पैरामीटर को ऑब्टेन करने की, जो कि है हमारे पास टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? ये हमारे पास होता है इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी सिग्मा बाय डी ओमेगा। अगर आप डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का इंटीग्रल कर देते हैं तो आपको टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मिल जाता है। दिस इज द प्रैक्टिकल वे टू ऑब्टेन टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बाय इंटीग्रेटिंग डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक तो डी सिग्मा बाय डी ओमेगा की ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सॉलिड एंगल डी ओमेगा को अगर आपको फाई के टर्म्स में एक्सप्रेस करना हो तो आप ऐसे एक्सप्रेस करते हैं 2 पाई साइन फाई डी फाई। चाहे क्वांटम मैकेनिक्स में आप सॉलिड एंगल की बात कर रहे हो, चाहे आप क्लासिकल मैकेनिक्स में स्कैटरिंग प्रॉब्लम डिस्कस करते हुए सॉलिड एंगल की बात कर रहे हो, अगर आपको सॉलिड एंगल को फाई के टर्म्स में स्कैटरिंग एंगल के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 19 एंड डी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई साइन फाई डी फाई इन 20 वी गेट सिग्मा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 2 पाई साइन फाई डी फाई। ये डी ओमेगा की वैल्यू होगी और ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई? डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डी सिग्मा बाय डी ओमेगा की वैल्यू। तो कांस्टेंट टर्म्स बाहर ले लो 2 पाई आर नॉट स्क्वायर। अब अंदर क्या रहेगा हमारे पास? कॉस स्क्वायर फाई साइन फाई डी फाई। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो फाई के टर्म्स में हो रहा है और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जो अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है फाई, उसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में होती है। तो यहाँ पर भी आप लिमिट्स लगाएंगे 0 to 2 पाई बिकॉज अजीमुथल क्वांटम नंबर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कहां से कहां तक वेरी करता है? वो 0 से 2 पाई तक वेरी करता है। तो लिमिट्स आपको यहाँ पर ये लेनी होगी। तो 2 पाई आर नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई में इसे जब आप सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रेशन को बिटवीन द लिमिट 0 to 2 पाई तो आपको 4/3 मिलेगा। तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8 पाई आर नॉट स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है वो फाई पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो कांस्टेंट है हमारे पास। आर नॉट एक कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 8/3 इंटू 22/7। आर नॉट की वैल्यू पुट कर दो ये वाली, तो सॉल्व करके आपको मिलेगा सिग्मा इज इक्वल टू 0.665 इंटू 10⁻²8। आर का यूनिट हमारे पास मीटर था तो स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। किसी भी स्कैटरिंग प्रॉब्लम में, चाहे आप क्वांटम मैकेनिक्स में स्कैटरिंग डिस्कस कर रहे हो, चाहे क्लासिकल मैकेनिक्स में डिस्कस कर रहे हो और चाहे आप आज के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स टॉपिक में चाहे
टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को डिस्कस कर रहे हो तो वहां पर इसका ऐसा यूनिट जो है वो हमेशा मीटर स्क्वायर ही होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास थॉमसन स्कैटरिंग, जिसमें हमने डिस्कस किया स्कैटरिंग ऑफ प्लेन पोलराइज्ड वेव इन बाय अ फ्री चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।